असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा जी ने कहा कि अल्पसंख्यक की पहचान जिलेवार होनी चाहिए। जैसा मैं पहले से कह रहा था, दो तरीका है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक खत्म हो, अन्यथा जैसे असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं जिलेवार होनी चाहिए, लेकिन जिलेवार से ज्यादा अच्छा है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक खत्म हो जाए। मैं क्यों कह रहा हूं खत्म हो जाए, इसको समझिए। भारत के प्रत्येक फंडामेंटल राइट सबके लिए समान है। आर्टिकल 14 कहता है कि सबको समान अधिकार मिला हुआ है, सब इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यानी हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर देना, यानी हिंदू मुसलमान सबको सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलना है। आर्टिकल 19 कहता है कोई भी नागरिक कहीं पे भी जाके बस सकता है, कहीं रह सकता है, कहीं रोजगार शुरू कर सकता है, कहीं काम धंधा शुरू कर सकता है, कहीं दुकान मकान खरीद सकता है। तो इसमें भी हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं। आर्टिकल 21 सबको एक बराबर सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। आर्टिकल 25 सबको समान धार्मिक अधिकार देता है। आर्टिकल 26 सबको अपने अपने धार्मिक स्थान के रखरखाव और उनके निर्माण का अधिकार देता है, यानी जितना अधिकार हिंदुओं को मंदिर निर्माण का है उतना अधिकार मुस्लिम्स को मस्जिद निर्माण का है। ये खत्म इसलिए होना चाहिए क्योंकि आर्टिकल 27 कहता है कि आप न तो धर्म के आधार पे किसी से टैक्स लेंगे, न मजहब देख के किसी को पैसा देंगे। इसका दोनों का वायलेशन हो रहा है। दोनों जो दो प्रिंसिपल है, धर्म देख के टैक्स लेना नहीं, मजहब देख के टैक्स खर्च करना नहीं, दोनों प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है। कैसे? मठ मंदिर से पैसा लिया जा रहा है, आर्टिकल 27 का वायलेशन हो गया, और धार्मिक आधार पे पैसा दिया जा रहा है माइनॉरिटी के नाम पे, ये दूसरा वायलेशन हो गया। इसके अलावा आर्टिकल 30 में जो माइनॉरिटी शब्द आया है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये किसके लिए है आप समझिए। दुनिया में 6000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, तो क्या जितनी भाषाएं बोली जाती हैं वो सारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो जाएंगे भारत में? क्या चाइनीज बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, जर्मन बोलने वाले, जापानीज बोलने वाले, ये लोग भारत में अगर आएंगे तो इनको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दिया जा सकता है क्या? इसी तरीके से दुनिया में 1000 से ज्यादा संप्रदाय हैं, 1000 से ज्यादा संप्रदाय है। बहाई, यहूदी, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, दुनिया भर के हैं 1000 से ज्यादा। तो क्या उन सबको आप रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा दे सकते हैं क्या? आप जरा इसको समझिए। यह भारत का संविधान भारतीयों के लिए बना है, ये भारत के लिए बना है, भारतीयों के लिए बना है, भारतीय संस्कृति के लिए बना है, भारतीय रीति रिवाज के लिए बना है, भारतीय संस्कार के लिए बना है, भारतीय भाषाओं के लिए बना है और भारतीय संप्रदायों के लिए बना है। यह भारतीय संस्कृति की रक्षा करता है, विदेशी संस्कृति की नहीं। यह भारतीय भाषाओं के संरक्षण की बात करता है, भारतीय जो लैंग्वेज है उनको प्रोटेक्ट करने की गारंटी देता है, विदेशी भाषाओं की नहीं। भारतीय पहनावे को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। भारतीय पहनावा फंडामेंटल राइट हो सकता है, विदेशी पहनावा फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। भारतीय वेशभूषा फंडामेंटल राइट हो सकता है, विदेशी वेशभूषा फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। इसी तरीके से भारतीय भाषाएं बोलना यह तो फंडामेंटल राइट हो सकता है, विदेशी भाषा बोलना यह फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। और उसी तरीके से भारतीय मत, भारतीय संप्रदाय, भारतीय पंथ को मानना यह फंडामेंटल राइट हो सकता है, विदेशी मत, विदेशी पंथ, विदेशी संप्रदाय ये फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। आर्टिकल 30 जो कहता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इसका मतलब तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, असमी, गुजराती, इनको प्रोटेक्ट करता है। वो जर्मन, फ्रेंच, अरबी, फारसी, चाइनीज, इनको वो प्रोटेक्ट नहीं करता। इसी तरीके से भारतीय संविधान भारत में शुरू हुए मत पंथ संप्रदाय को प्रोटेक्ट करता है। जैन, बौद्ध, सिख, लिंगायत और भी जितने संप्रदाय हैं, आर्य समाज, इनको प्रोटेक्ट करता है, न कि विदेश में शुरू हुए संप्रदाय, विदेश में शुरू हुए मत को। अगर कल को यह विवाद पहुंचता है कोर्ट में कि भाई
अगर हिजाब बैन है तो ये तिलक लगाना बैन किया जाए, मंगलसूत्र पहनना बैन किया जाए, सिंदूर लगाना बैन किया जाए, तो क्या फैसला होगा? कोर्ट को यह देखना पड़ेगा कि सिंदूर, मंगलसूत्र, तिलक ये भारतीय वेशभूषा का अंग है या विदेशी। सीधी सी बात है। हिजाब विदेशी है, कुर्ता धोती, कुर्ता पैजामा भारतीय है, मंगलसूत्र, सिंदूर, तिलक भारतीय संस्कार का हिस्सा है, इसलिए कोर्ट उसके लिए मना नहीं कर सकता। हां, बुर्का के लिए मना कर सकता है। हाथ में तिलक बांधना यह भारतीय संस्कार का हिस्सा है, खतना करना यह भारतीय संस्कार का हिस्सा नहीं है। इसलिए अगर कल को खतना का मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट खतना तो बैन कर सकती है, लेकिन ये रक्षा पहनना बैन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि भारत का हिस्सा है। इसलिए मैं कहता हूं, भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों के लिए है, भारतीय संस्कृति के लिए है, भारतीय वेशभूषा के लिए है, भारतीय खान पान को प्रोटेक्ट करेगा, भारतीय रीति रिवाज को प्रोटेक्ट करेगा, भारतीय भाषाओं को प्रोटेक्ट करेगा, भारतीय संस्कृति को प्रोटेक्ट करेगा। भारत का संविधान विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति, विदेशी रीति रिवाज, विदेशी पहनावा, विदेशी खान पान, इसको फंडामेंटल राइट गारंटी नहीं देता है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि आर्टिकल 30 जो माइनॉरिटी की बात है, वो जो रिलीजियस माइनॉरिटी की बात है, वो रिलीजियस माइनॉरिटी उनको अधिकार है जो भारतीय रिलीजियस है। जैन, आर्य समाज, बौद्ध, लिंगायत, इनकी बात हो रही है। विदेशी जो विदेश में शुरू हुए, क्रिश्चियन, इस्लाम, ये विदेशी धर्म है, ये भारतीय धर्म नहीं है। इसी तरीके आर्टिकल 30 जो कहता है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, भारतीय भाषाओं जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, भारतीय अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक, उनको प्रोटेक्ट करता है। तो वो भारत में जो भारतीय भाषा जो बोलते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, विदेशी भाषा बोलने वाले को आर्टिकल 30 प्रोटेक्ट नहीं करता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस विषय को अधिक से अधिक लोगों से शेयर करिए कि भारत का संविधान भारतीयों के लिए बना है, भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए है, भारत में शुरू हुए संप्रदायों के संरक्षण के लिए है, न कि विदेशी धर्म के, विदेशी संप्रदायों के संरक्षण के लिए है, विदेशी भाषा के संरक्षण के लिए है, विदेशी रीति रिवाज के संरक्षण के लिए है, विदेशी पहनावे के संरक्षण के लिए है, नहीं, भारतीयों के लिए है। तो जहां तक हिमंता जी ने कहा है, मेरा मानना है कि सबसे उचित यही होगा, इस जो विभाजन है माइनॉरिटी मेजॉरिटी का, ये जो रिलीजियस डिवीजन है, जो सांप्रदायिक विभाजन है, इस कैंसर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। हमेशा हमेशा के लिए भारत में रहने वाले सभी भारतीय हैं, सबको समान अधिकार है, समान धार्मिक अधिकार, समान नागरिक अधिकार, इक्वल ह्यूमन राइट, इक्वल सिविल राइट, इक्वल प्रॉपर्टी राइट। इसलिए माइनॉरिटी मेजॉरिटी का डिवीजन हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। अन्यथा माइनॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाए, माइनॉरिटी को डिस्ट्रिक्ट वाइज आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन तय कर दिया जाए और जिलेवार आइडेंटिफाई कर लिया जाए। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि जो समुदाय पार्षद कौन बनेगा ये तय करता हो, प्रधान कौन बनेगा ये तय करता हो, सांसद कौन बनेगा ये तय करता हो, विधायक कौन बनेगा ये तय करता हो, उसको आप धार्मिक अल्पसंख्यक तो नहीं कह सकते। अल्पसंख्यक का मतलब यह होता है जिसका कोई सामाजिक वजूद ना हो। अल्पसंख्यक का मतलब जिसका कोई आर्थिक वजूद ना हो। अल्पसंख्यक का मतलब जिसका कोई राजनीतिक वजूद ना हो, एकदम नगण्य हो, संख्या में नगण्य हो, 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.5%, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। 10%, 20% वाले को माइनॉरिटी नहीं कह सकते, क्योंकि सांसद और विधायक के इलेक्शन में जो हार जीत का फैसला होता है 1% से होता है। तो कायदे से तो 1% वाले को माइनॉरिटी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर 1% वाला यह तय कर रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो माइनॉरिटी कैसे हो गया। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि इस पर बहुत गंभीरता के साथ चर्चा करनी है। यह वीडियो अगर आपको ठीक लगता हो तो कम से कम अपने सारे मित्रों को जरूर शेयर करिएगा, ट्विटर पे शेयर करिएगा, फेसबुक पे शेयर करिए, अपने सांसद विधायक को टैग करके ट्वीट करिए, क्योंकि इस विषय को समझना है कि भारत का संविधान भारतीयों के लिए बना है, भारतीय भाषाओं के लिए बना है, भारतीय संस्कृति की रक्षा करता है, भारतीय रीति रिवाज का रक्षा करता है, भारत में शुरू हुए मत पंथ संप्रदाय को प्रोटेक्ट करता है, यानी जैन, बौद्ध, सिख, आर्य समाज, इनको प्रोटेक्ट करता है,
न कि विदेश में शुरू हुए मत पंथ संप्रदाय यानी क्रिश्चियन और इस्लाम को संरक्षित करता है। भारतीय भाषाओं को संरक्षित प्रोटेक्ट करता है, तेलुगु, मलयालम, तमिल, हिंदी, न कि विदेशी भाषा अरबी, फारसी, चाइनीज, फ्रेंच, जापानीज, इनको नहीं करता है। आशा करता हूं कि आपको ये बात ठीक लगी होगी और आप अधिक से अधिक लोग शेयर करेंगे। धन्यवाद।